नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे AIB 19 परीक्षा मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के सेट कोड B प्रश्न पत्र के एक हिस्से को खंगालेंगे। हमारा फोकस रहेगा प्रश्न संख्या 36 से 70 पर। हमारे पास ये जो सवाल है इनसे हमारा मिशन है कि हम महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत और उनकी जो बारीकियां हैं उनके असल मतलब को समझें। ये सवाल कई एरियाज कवर करते हैं। PIL है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी लॉ, पर्यावरण, IT, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, काफ़ी कुछ है। तो ये जानकारी उन सब के लिए उपयोगी होगी जो भारतीय कानून को समझना चाहते हैं, चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनहित याचिका मतलब PIL। प्रश्न 36 में दो बातें कही गई हैं। पहली कि PIL मामलों में कोर्ट की भूमिका वैसी ही निष्क्रिय होती है जैसे आम मुकदमों में, और दूसरी कि PIL का फोकस व्यक्तिगत विवादों पर होता है। स्रोत कहता है दोनों गलत है। क्यों? बिल्कुल, ये दोनों ही धारणाएं PIL की जो असल भावना है उसके बिल्कुल उलट हैं। PIL में अदालत निष्क्रिय नहीं रहती बल्कि काफी सक्रिय भूमिका निभाती है। कोर्ट अक्सर मामले की निगरानी करता है, निर्देश देता है, कभी-कभी तो कमेटियां भी बना देता है जांच के लिए। अच्छा। और इसका मकसद व्यक्तिगत झगड़े सुलझाना नहीं है बल्कि वो मुद्दे उठाना है जिनका असर बड़े पैमाने पर जनता पर पड़ता है, जैसे पर्यावरण, मानवाधिकार या कह लीजिए समाज के कमजोर वर्गों के हक। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि प्रश्न 44 भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो पूछता है कि PIL में लोकस स्टैंडी यानी मुकदमा करने के अधिकार वाली शर्त में ढील क्यों दी गई? हाँ, ये लोकस स्टैंडी तो एक बेसिक सिद्धांत है कि भाई जिसको चोट लगी है वो ही कोर्ट जाएगा। तो PIL में इसे क्यों बदला गया? इसीलिए बदला गया ताकि न्याय उन तक भी पहुंचे जो खुद कोर्ट नहीं आ सकते, जैसे गरीब हैं या वो लोग जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते या जो समाज के हाशिए पर हैं। PIL किसी भी जागरूक नागरिक को या किसी संस्था को उनकी तरफ से आवाज उठाने की इजाजत देता है। तो प्रश्न 44 का जो असर्शन और रीजन है वो दोनों सही हैं, और रीजन सही बताता है कि ये ढील क्यों जरूरी थी, ताकि जनहित के मामलों में कोई भी कोर्ट जा सके। ये तो एकदम साफ हुआ। अच्छा, अब आते हैं प्रशासनिक कानून पर। प्रश्न 38 पूछता है प्रत्यायोजित विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। सुनने में ये थोड़ा भारी शब्द लगता है क्या ये असल में? हाँ, शब्द थोड़ा तकनीकी है पर कॉन्सेप्ट बहुत आम है और जरूरी भी। आसान भाषा में कहें तो जब संसद या विधानसभा कानून बनाने की अपनी कुछ शक्ति किसी सरकारी अधिकारी या विभाग को सौंप देती है, तो वो अधिकारी या विभाग जो नियम कानून बनाते हैं उन्हें ही प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। अच्छा, जैसे ट्रैफिक नियम हो गए या मान लीजिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक तय करने हो। संसद के पास हर छोटी चीज पर कानून बनाने का न तो समय होता है, न ही शायद उतनी विशेषज्ञता। इसीलिए ये शक्ति सौंपना मतलब डेलीगेट करना जरूरी हो जाता है। और प्रश्न 39 में जो MCD बनाम बिरला कॉटन मिल्स केस का जिक्र है वो इसी शक्ति की सीमाओं से जुड़ा था। ठीक है, तो सरकार या ये संस्थाएं जो नियम बनाती हैं, क्या कोर्ट उन्हें जांच सकता है? प्रश्न 40 इसी बारे में है कि न्यायिक समीक्षा का आधार क्या नहीं है। विकल्प हैं अवैधता, तर्कहीनता, अनुपातिकता और जनमत। हाँ, बिल्कुल जांच सकता है, बल्कि ये तो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जरूरी है। कोर्ट्स प्रशासनिक फैसलों को रद्द कर सकते हैं अगर वो अवैध हों, मतलब कानून के दायरे से बाहर हों, या तर्कहीन हों, मतलब बिल्कुल ही मनमाने बेतुके हों, या फिर आनुपातिक न हों, मतलब जिस लक्ष्य को पाना है उसके लिए जरूरत से ज्यादा सख्त कदम उठा लिया गया हो। ठीक है, लेकिन जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन ये न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं है। कानून का शासन चलता है, भीड़ का नहीं। कोर्ट ये देखता है कि फैसला कानूनी तौर पर सही है या नहीं, वो लोकप्रिय है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ। अब वकीलों की पेशेवर नैतिकता पर आते हैं। ये तो किसी भी लीगल सिस्टम के लिए बहुत अहम है। प्रश्न 41 पूछता है हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। प्रैक्टिस में इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां वकील की अपने क्लाइंट के प्रति जो वफादारी है वो उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट से टकराए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वफादारी एक क्लाइंट के प्रति किसी दूसरे क्लाइंट या पुराने क्लाइंट या किसी और पार्टी के प्रति उसकी जिम्मेदारी से टकरा जाए। वकील का पहला फर्ज है अपने क्लाइंट के प्रति पूरी तरह वफादार रहना। हितों का टकराव इस वफादारी पर सवाल खड़े कर सकता है। और अगर कोई वकील इसका उल्लंघन करे, जैसे प्रश्न 42 में एक उदाहरण है,
वकील ने रिश्वत ली और क्लाइंट को बताया भी नहीं, इसे क्या माना जाएगा? देखिए, ये तो प्रोफेशनल एथिक्स का एक गंभीर उल्लंघन है। बहुत ही गंभीर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के कंडक्ट के लिए नियम बनाए हैं और ऐसा करना उन नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। हाँ। ये सिर्फ भ्रष्टाचार निवारण कानून या बीएनएस के तहत कोई अपराध या कोर्ट की अवमानना ही नहीं है, ये वकील के पेशे की जो गरिमा है उस पर भी चोट है। इसके लिए बार काउंसिल उस वकील पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, जिसमें प्रैक्टिस से सस्पेंड करना या लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है। और जब ऐसे पेशेवर कदाचार के मामलों में कार्यवाही होती है, जैसा प्रश्न 43 में पूछा गया है, तो उसकी प्रकृति नेचर क्या होता है, सिविल या क्रिमिनल? उसकी प्रकृति को अर्ध आपराधिक यानी कॉजी क्रिमिनल माना जाता है। अर्ध आपराधिक मतलब ये कि इसमें सजा की संभावना होती है, जैसे लाइसेंस रद्द होना, जो कुछ क्रिमिनल केस जैसा है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाली नहीं होती है। सबूत का बोझ या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वो सिविल केस से ज्यादा होता है, पर शायद क्रिमिनल केस से थोड़ा कम। तो ये एक तरह का मिला जुला मामला है। चलिए अब कॉर्पोरेट जगत और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। कंपनी कानून में प्रश्न 45 है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार शेयर शब्द में क्या क्या शामिल है? ये तो निवेशकों के लिए जरूरी जानकारी है। हाँ बिल्कुल, ये परिभाषा जरूरी है। तो इस परिभाषा के मुताबिक शेयर में स्टॉक भी शामिल होता है। प्रश्न में जो विकल्प दिए गए थे, डिबेंचर, वरीयता शेयर और स्टॉक, स्रोत के उत्तर के अनुसार ये तीनों ही इसमें शामिल हैं, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और स्टॉक। अच्छा, डिबेंचर भी? हाँ, स्रोत के उत्तर 1, 2 और 3 के अनुसार डिबेंचर्स भी शामिल हैं, बॉन्ड इसमें शामिल नहीं है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े अधिकार और जोखिम अलग अलग होते हैं। और इसी से जुड़ा प्रश्न 46 है, जो पूछता है कि धारा 44 किस बारे में है। तो वो शेयर कैपिटल के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में है। कंपनी किस किस तरह के शेयर जारी कर सकती है। ठीक है, अब पर्यावरण कानून का एक मामला देखते हैं। प्रश्न 47, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बिना ट्रीटमेंट के इंडस्ट्रियल वेस्ट नदी में बहा रही है। ये तो बहुत ही गलत है। किस कानून का उल्लंघन है ये? ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की धारा 24 का साफ साफ उल्लंघन है। ये धारा खासतौर पर नदियों और पानी के स्रोतों को गंदा करने पर रोक लगाती है। कंपनियों की जिम्मेदारी है कि अपना कचरा ट्रीट करे, उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज करें। और एक और सवाल है प्रश्न 48 कि किस कानून को अम्ब्रेला विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं? ये क्या होता है? ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे अम्ब्रेला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव कानूनी ढांचा देता है। ये केंद्र सरकार को पर्यावरण की क्वालिटी के मानक तय करने और प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाने की काफ़ी शक्तियां देता है। ये बाकी पर्यावरण कानूनों जैसे वाटर एक्ट, एयर एक्ट के बीच एक तरह का तालमेल भी बिठाता है। समझ गए। अब आते हैं डिजिटल दुनिया और कामगारों के अधिकारों पर। आईटी एक्ट 2000 की धारा 21W में मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी की परिभाषा है। प्रश्न 49, ये तो काफी बड़ी परिभाषा लगती है। कौन कौन आता है इसमें? हाँ, ये परिभाषा वाकई बहुत व्यापक रखी गई है। इसमें सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं आते। अच्छा, बल्कि साइबर कैफे भी शामिल हैं। और प्रश्न के उत्तर C1, C2, C3 और C4 के अनुसार इसमें टेलीकॉम रेगुलेटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। मूल बात यह है कि कोई भी इकाई जो दूसरों की जानकारी को अपने सिस्टम पर होस्ट करती है, स्टोर करती है या आगे भेजती है, वो मध्यस्थ मानी जा सकती है। और इन मध्यस्थों की कानूनी जिम्मेदारियां भी होती हैं, खासकर अगर उनके प्लेटफॉर्म पर कोई गैरकानूनी सामग्री है तो उसे हटाने को लेकर। और अगर किसी की वेबसाइट हैक हो जाए और ग्राहकों का डेटा लीक हो जाए, जैसे प्रश्न 55 में मालती के ऑनलाइन स्टोर के साथ हुआ, तब क्या होगा? हाँ, ये स्थिति आजकल आम होती जा रही है। देखिए, ये आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दंडनीय तो है ही, क्योंकि ये हैकिंग का मामला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 43A के तहत, जो अब नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हिस्सा है, अगर कंपनी ने ग्राहकों के सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए थे तो प्रभावित ग्राहक मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। कंपनी पर क्रिमिनल केस के साथ साथ भारी जुर्माना या मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी आ सकती है। ठीक है, तकनीक के साथ साथ काम करने के तरीके और कानून भी बदल रहे हैं। नई श्रम संहिताओं को देखते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता
यानी एम्प्लॉयर कौन है? प्रश्न 51। ये परिभाषा जानना क्यों जरूरी है? ये परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कर्मचारियों के प्रति जो भी कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं, सैलरी देना, सुरक्षा देना वगैरह, वो नियोक्ता की ही होती हैं। तो इस कोड के तहत परिभाषा में कौन-कौन शामिल हैं? कारखाने का अधिभोगी, ऑक्यूपायर, मतलब जिसके पास फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल है। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, जो कर्मचारी सप्लाई करता है। और कारखाने का प्रबंधक, मैनेजर। ये सब नियोक्ता माने जाएंगे। और मैनेजिंग डायरेक्टर? प्रश्न के उत्तर C1, 2 और 3 के अनुसार प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर को इस सूची में अलग से नहीं गिना गया है। हो सकता है वो अधिभोगी या प्रबंधक की परिभाषा में ही आ जाएं, स्थिति पर निर्भर करेगा। और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, प्रश्न 52। इसने तो कई पुराने लेबर कानूनों को एक साथ मिला दिया है ना? हाँ बिल्कुल, इन नई संहिताओं का एक बड़ा मकसद यही था, बहुत सारे बिखरे हुए कानूनों को सरल बनाना, एकीकृत करना। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है, इसने कई महत्वपूर्ण कानूनों को अपने अंदर समेट लिया है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और कर्मचारी भविष्य निधि, EPF और कर्मचारी राज्य बीमा, ESI से जुड़े प्रावधान भी। प्रश्न में दिए गए चारों ही विकल्प, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, बोनस और नियोजन कार्यालय अधिनियम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, अब इसी एक कोड का हिस्सा हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तो बहुत पुराना और महत्वपूर्ण कानून रहा है। प्रश्न 53 पूछता है कि इसके तहत क्या स्थापित नहीं किया गया है? देखिए, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक विवादों को सुलझाना, शांति बनाए रखना। इसके लिए ये कानून लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और जरूरत पड़ने पर नेशनल ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान करता है। ठीक है। लेकिन पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स इसके दायरे में नहीं आते। वो पर्यावरण से जुड़े कानूनों के तहत बने हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT। एक और स्थिति देखते हैं। प्रश्न 54 है। एक कंपनी है XYZ टेक्सटाइल्स। उसने 4 कर्मचारियों को कदाचार यानी मिसकंडक्ट के कारण नौकरी से निकाल दिया। क्या उन्हें छटनी का मुआवजा मिलेगा? नहीं, उन्हें छटनी का मुआवजा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही अहम कानूनी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छटनी का मतलब होता है जब नियोक्ता कर्मचारी की सेवा समाप्त करता है, लेकिन इसमें वो मामले शामिल नहीं होते जहां कर्मचारी को सजा के तौर पर निकाला गया हो, जैसे मिसकंडक्ट के लिए बर्खास्तगी। अच्छा, तो कदाचार के लिए निकालना छटनी नहीं है? बिल्कुल, छटनी पर मुआवजा देना होता है, लेकिन अगर किसी को उसके गलत काम मतलब कदाचार के लिए नौकरी से निकाला गया है तो उसे छटनी नहीं माना जाता और उस पर छटनी वाला मुआवजा लागू नहीं होता। चलिए अब कुछ और बुनियादी कानूनी सिद्धांतों पर आते हैं। अनुबंध, संपत्ति और स्पेसिफिक रिलीफ। प्रश्न 64 पूछता है कि ऐसा समझौता जिसे कानून लागू नहीं करा सकता उसे क्या कहते हैं? भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2G के अनुसार ऐसे समझौते को शून्य यानी वॉइड कहते हैं। इसका मतलब है कि ये कानून की नज़र में शुरुआत से ही बेकार है, इसका कोई कानूनी असर नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी गैर कानूनी काम को करने का समझौता, वो शून्य होगा। और अमान्य गारंटी, इनवैलिड गारंटी का सिद्धांत, ये किन धाराओं में है? प्रश्न 65। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 142 से 144 में बताया गया है। ये धाराएं बताती हैं कि किन परिस्थितियों में दी गई गारंटी मान्य नहीं होगी, मतलब अमान्य हो जाएगी। जैसे अगर गारंटी लेनदार ने कोई जरूरी बात छिपा कर ली हो या गलत जानकारी देकर ली हो तो वो गारंटी अमान्य होगी। एक व्यावहारिक स्थिति देखते हैं। प्रश्न 66। A और B के बीच जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब तय हो गया, लेकिन बाद में B सेल डीड साइन करने से मना कर देता है। अब A क्या करे? ऐसी स्थिति में A को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा दायर करना होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाँ, मतलब बंध का विशिष्ट पालन कराने के लिए A को सिविल कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट से अनुरोध करना होगा कि वो B को आदेश दे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सेल डीड पर साइन करे और जमीन A के नाम करे। ये मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नियमों के तहत चलेगा। एक और संपत्ति से जुड़ा मामला, प्रश्न 67। A अपनी जमीन B को देता है, पर एक शर्त लगा देता है कि B अगले 10 साल तक इस जमीन किसी और को नहीं बेचेगा या ट्रांसफर नहीं करेगा। ये क्या कहलाता है? ये संपत्ति का सशर्त हस्तांतरण यानी कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है।
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसी शर्तों के बारे में नियम है। अगर शर्त ऐसी है जो संपत्ति को आगे बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाती है तो वो शर्त शून्य हो सकती है। लेकिन यहाँ तो 10 साल की अवधि है। हाँ, यहाँ 10 साल की अवधि है। इसे सशर्त हस्तांतरण कहा जाएगा। अब ये शर्त मान्य है या नहीं, ये केस के विशिष्ट तथ्यों और कानून की व्याख्या पर निर्भर करेगा। पूरी तरह रोक आमतौर पर मान्य नहीं होती, लेकिन सीमित अवधि की रोक कभी-कभी मान्य हो सकती है। और अगर किसी को उसकी अचल संपत्ति मतलब जमीन या मकान से गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया जाए तो वो अपना कब्जा वापस कैसे पा सकता है? ये प्रश्न 70 में है। जो व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जे का कानूनी हकदार है, वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए तरीके से अपना कब्जा वापस पा सकता है। इसके लिए उसे सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मुकदमा दायर करना होगा कि उसे संपत्ति का कब्जा वापस दिलाया जाए। ठीक है, अब कुछ अलग अलग कानूनों से जुड़े सवाल देखते हैं। प्रश्न 37 मुस्लिम कानून के तहत मेंटेनेंस से जुड़ा है। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला है फातिमा, वो अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहती है। उसके क्या अधिकार हैं? देखिए, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार फातिमा अपनी इद्दत की अवधि के दौरान, मतलब तलाक के बाद एक निश्चित समय तक, अपने पूर्व पति से अपने लिए मेंटेनेंस पाने की हकदार है। और बच्चों के लिए? जहां तक बच्चों का सवाल है, वो जब तक बच्चे नाबालिग हैं या खुद कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक उनके भरण पोषण का दावा कर सकती है, जो आमतौर पर पिता की जिम्मेदारी मानी जाती है। चेक बाउंस के मामले प्रश्न 68 तो बहुत सुनने में आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मिस्टर शर्मा का चेक बाउंस हो गया, उन्हें कितने समय में कोर्ट में शिकायत करनी होगी? इसमें एक प्रक्रिया है। पहले तो चेक बाउंस होने की जानकारी बैंक से मिलने के 30 दिन के अंदर उन्हें चेक देने वाले को एक लीगल नोटिस भेजना होगा, पेमेंट की मांग करते हुए। अगर नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलती, तो उसके बाद अगले 1 महीने के भीतर वो अदालत में लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो शिकायत दर्ज करने के लिए नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद 1 महीना? जी हाँ। प्रश्न का उत्तर स्रोत के अनुसार 3 महीने शायद कुल अवधि को लेकर कुछ भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन प्रक्रिया यही है कि कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने के 1 महीने के भीतर शिकायत करनी होती है। आयकर कानून की बात करें तो अगर कंपनी कर्मचारी को रहने के लिए बिना किराए का घर देती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, प्रश्न 69, तो इसे इनकम टैक्स में क्या माना जाता है? इसे आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ यानी परक्विजिट माना जाता है। ये एक तरह की सुविधा है जिसका एक मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है और उसे कर्मचारी की सैलरी इनकम में जोड़कर उस पर टैक्स लगाया जाता है। और आखिर में एक सवाल, प्रश्न 50, जो थोड़ा कह सकते कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बारे में है और पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुरक्षा उपाय नहीं है। विकल्प हैं धोखाधड़ी से काम करना, सहकर्मी समीक्षा, पूर्व जुड़ाव का खुलासा न करना और हितों के टकराव का खुलासा न करना। उत्तर कहता है कि खुलासा न करना, विकल्प 3 और 4 सुरक्षा उपाय नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? आमतौर पर तो पारदर्शिता और डिस्क्लोजर को ही सेफगार्ड मानते हैं। हाँ, ये वाकई थोड़ा सोचने वाला सवाल है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए पारदर्शिता, अपने पुराने संबंधों का खुलासा करना या हितों के किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय माने जाते हैं। इन्हीं से तो निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है कि इस प्रश्न का संदर्भ किसी खास बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया से हो, जहां इन नकारात्मक कार्यों को यानी खुलासा न करने को सुरक्षा उपायों की लिस्ट से बाहर रखा गया है। या ये भी हो सकता है कि सवाल पूछने का तरीका ही थोड़ा ट्रिकी हो। पर यहां दिलचस्प बात यह है कि ये दिखाता है कि कैसे कानूनी कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। और कभी-कभी परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां सीधी सादी समझ से हटकर सोचना पड़ता है। तो इन 35 सवालों 36 से 70 के इस विश्लेषण से हमने कई अहम कानूनी परतें खोली। हमने देखा कि कैसे पीआईएल ने न्याय तक पहुंच को बदला है, कैसे सरकारी कामकाज पर कोर्ट की नजर रहती है और वकीलों के लिए अपनी नैतिकता बनाए रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही हमने कंपनी लॉ में शेयरों का मतलब समझा, पर्यावरण को बचाने वाले उस अम्ब्रेला कानून को जाना, आईटी एक्ट में मध्यस्थ की परिभाषा कितनी व्यापक है ये देखा, और श्रम कानूनों में नियोक्ता कौन है, छटनी और मिसकंडक्ट के कारण बर्खास्तगी में क्या फ़र्क है, और रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी के नियम भी समझे।
तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ये सवाल सिर्फ कानून की जानकारी नहीं परखते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये दिखाते हैं कि अलग-अलग कानून कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे वो हमारी जिंदगी पर, हमारे अधिकारों पर और पूरे समाज पर असर डालते हैं। एकदम सही। और सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये कानून बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे आईटी एक्ट, नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर काम करने के तरीकों को लेकर जैसे नई श्रम संहिताएं। हाँ, ये आने वाले समय में हमारे अधिकारों, हमारी जिम्मेदारियों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे नया आकार देंगे, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस पर विचार करना, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।